Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session, we'll talk about critical minerals, sickle cell disease, crisis of confidence, ज्योतिबा फूले एंड हंता वायरस क्या है। जैसे जैसे आर्टिकल्स पे आएंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। श्रीराम्स IAS हैज़ बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट वी हैव दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज वेयर मयंक भारद्वाज सर इज टेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। आप रेफर कर सकते हो। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके पास यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है जिसमें जीएस की क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, CSAT की क्लासेस, सब कुछ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। चलिए आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री याद करो। मॉडर्न हिस्ट्री में सबने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। काफ़ी मेन से प्रीलिम से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर आपने सबने महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में जाना होगा जिन्होंने कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बात करी। राइट, ही टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विद दलित्स, है ना, एंड शूद्रास। ही टॉक्ड अबाउट विमेन्स एजुकेशन। तो इन्होंने काफ़ी ऐसे सोशल जस्टिस के लिए ऐसे कार्य किए हैं। रिफॉर्म बेसिकली इन्होंने लाया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने ट्रिब्यूट पे किया है टू सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव फूले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 1827 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एडुकेटर, राइटर रहे हैं जिन्होंने फाइट करी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, माली कास्ट से ये बिलोंग करते थे एंड इन्होंने सोसाइटल बैरियर्स होने के बावजूद भी अपनी जो एजुकेशन है वो परस्यू करी एट द स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे के अंदर। वहाँ ऑब्वियसली उन्हें वेस्टर्न आइडियाज़, काफ़ी प्रोग्रेसिव वेस्टर्न आइडियाज से रूबरू हुए एंड उनका एक रिफॉर्मिस्ट विजन वहाँ आया। पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का अपने एक फ्रेंड की वेडिंग के अंदर 1848 में, जो उन्हें काफ़ी एक इम्पैक्ट कर गया। और फिर उन्होंने सोच लिया कि मैं फाइट करूंगा अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले जो इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी जिन्होंने इक्वल पार्टनरशिप निभाई रिफॉर्म में एंड साथ में उन्होंने विमेन के एजुकेशन में काम किया और पुणे में पहला स्कूल भी खोला। रही बात एजुकेशन की तो उन्होंने स्कूल बनाए जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया जाए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एडुकेट किया जाए जहाँ पर उसको उस टाइम पे टैबू कंसीडर करते थे। राइट, फाउंडेड नाइट स्कूल्स फॉर वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए। इन्होंने सत्य शोधक समाज 1873 के अंदर ही फाउंडेड दिस सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, कास्ट ऑपरेशन को चैलेंज करते थे, विमेन राइट्स के लिए एडवोकेट किए। जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी रही है जहाँ पर वही एक कास्ट सिस्टम जहाँ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को एक हाई प्रायोरिटी दी जाती थी एंड सोशल जस्टिस सही मायनों में जो जिन्होंने काम किया इस पे उनमें से एक बड़े बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इनके काफ़ी काम रहे हैं, वर्क रहा है, लिटरेचर रहा है, गुलामगिरी आप देख सकते हैं एंड देयर वेरियस अदर contributions that he has given to society. Now as far as the next article is concerned, उससे पहले let me tell you we have this geopolitical dialogues की series जहाँ पर दो best faculties they come and discuss some of the hot burning issues. You can refer it in your preparation, have a look over it. If you find useful, continue. आपको ना यहाँ पता है क्या करना है, जो वो डिस्कस करें ना वो लिखना ज़रूर है, अपने मेंस में लिखना है, आंसर राइटिंग में लिखना है, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हाँ, इसके अलावा अच्छा एपिसोड्स ना आउट है प्लेटफॉर्म पे, साथ में क्या अपना बहुत से और भी सेशंस हैं, आप रेफ़र करो, देखो, आपको पसंद आए कंटिन्यू करो। ठीक है जी, तो हैव अ लुक। बस यही कहना है, सीधा चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। कईयों को ये तस्वीर देख के ऐसा सा कुछ हो रहा होगा, समटाइम्स आई ऑल्सो फील सो, क्योंकि एक ये रैट है जो एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो डर नहीं देख नहीं पाते, तो मेरे लिए वो एक रैट है, बाकी सब ठीक है। तो आई फाउंड बिट कि अब तो
पढ़ाना है, दिखानी है इमेज, तो हर चीज़ चलती है फिर। तो आर्टिकल गंभीर है, रैट की कहानी बाद में चलेंगे। हंता वायरस। A recent study in Madagascar looked out how this virus spread from animals to humans. It shows that invasive species changes, basically they all are connected. मैं आपको भी बताऊंगी। जब नॉन नेटिव एनिमल्स होते हैं ना, इन्वेजिव वही होते हैं जो नॉन नेटिव एनिमल्स होते हैं। दे स्प्रेड, ह्यूमन चेंज, नेचुरल लैंड, overall all these things increase the risk of this hanta virus that is spreading to the people. क्या है, just give me a second, you will get that picture clarity. देखो, black rats, तो एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि only black rats are spreading this virus in Madagascar. ये rats originally Madagascar से नहीं है, ये invasive species हैं, ये एशिया से आए हैं 10th और 14th सेंचुरी के आसपास, लेकिन अब ये पूरे आइलैंड में फैल चुके हैं। हालांकि मेडागास्कर के अंदर बहुत से और भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बैट्स हैं, नेटिव रोडेंट्स हैं उनके, बट नन ऑफ देम वर फाउंड टू कैरी द वायरस। साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 2000 एनिमल्स को टेस्ट किया और सिर्फ ब्लैक रैट्स के अंदर ये वायरस पॉजिटिव रहा है। कहाँ से आए हैं? जो एशिया से आए हैं। डिस्पाइट मेडागास्कर की रिच बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ इन्हीं एनिमल्स में ये पॉजिटिव देखने को मिला है। ये जो वायरस है ये एक बहुत ही रेयर है बट डेंजरस वायरस। बहुत लोग बीमार होते हैं। रोडेंट्स की बॉडी में ये वायरस होता है, स्पेशली द ब्लैक रैट्स। लोगों में नहीं फैलता ये, मतलब बिटवीन द पीपल इट डज नॉट स्प्रेड। कैसे फैलेगा? मान लो you are breathing in the dust that contains droppings or saliva of that infective rodent or dried urine, you are touching the rodent waste, then you are touching your face and your mouth, या फिर अगर बहुत वेरी रेयरली rodent bite हो गया हो, वैसे फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इज एक्सट्रीमली रेयर। सो मेन रिस्क कहाँ से आता है? एनवायरमेंट से आता है। साफ सफाई रखें अपने आसपास, मेन बात यही है। सिम्टम्स में शुरू के टाइम पे मतलब आप देखेंगे तो 1 to 8 weeks दिस फेज कैन लास्ट। अर्ली स्टेज होती है आफ्टर गेटिंग एक्सपोज। फ्लू, चिल्स, वॉमिटिंग, मसल एक, डायरिया, टायर्डनेस, ये सब होगा। फिर आप एडवांस स्टेज पे जाएंगे तो आपको हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जहाँ पर लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, इट विल बी वेरी हार्ड टू ब्रीथ, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर हो सकता है। Now certain people are very at a high risk of getting it. कौन? Very common, farmers जो फील्ड पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, राइट, पीपल क्लीनिंग और स्टेइंग इन दी रोडेंट इन्फेस्टेड बिल्डिंग्स और एरियाज। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बच्चे जो 5 साल तक के हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, दे आर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम कम है वो तो हर किसी में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अपने इम्यून सिस्टम पे काम करो, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, कोई बीमारी नहीं होती। क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए सुबह 6 बजे उठना चाहिए, 6 से 7। अब ऐसा 6 बजे उठ के इम्यून सिस्टम ठीक होगा ऐसा नहीं है। आइडली देखो, मैं ये नहीं कह रही 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, एटलीस्ट 6 बजे उठो। 6 से 7 वर्कआउट करो, जॉगिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कोल्ड शावर लो, एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट का ब्रेकफास्ट करो जिसमें हाई प्रोटीन हो, ठीक है, अच्छा खाना लो, फाइबर हो, सिर्फ ये नहीं सिर्फ रोटी खानी है, एक प्लेट बैलेंस डाइट वाली होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। और क्या करते हैं शाम में? देखो, एक सुबह की 6 होती है, एक शाम की 6 होती है। अब 12 घंटे, ये नहीं कि मैं 12 घंटे बिल्कुल एक मशीन की तरह आप नहीं काम कर सकते, आपको रेस्ट चाहिए। आप शाम को फिर जैसे होता है 5 बजती है तो कईयों को चाय चाहिए होती है ना, हैव दैट वट एवर ड्रिंक यू वॉन्ट इन द इवनिंग, योर कॉफ़ी, योर टी, योर ग्रीन टी, वट एवर यू फील लाइक। 6-7 बजे के अराउंड, जो सुबह नहीं कर पाए तो फिर शाम को योगा करो, जॉगिंग करो, ये आपकी मेमोरी के लिए भी अच्छी है। मेडिटेशन, गिव 5 to 10 minutes टू मेडिटेशन, सब करा करो।
समझ रहे हो, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। नहीं तो यूपीएससी की तैयारी भी अगर बीमार हो गए 1 महीना तो ऐसे ही चला जाएगा, बुखार है आज, बॉडी एक हो गया, बुखार ठीक हो गया, 15 दिन तो ऐसे गए, तो वो आने ही ना दो 15 दिन, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं। सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 2025 में, ताकि आप क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ रिलायंट हो सको और इंडिया का जो क्लीन एनर्जी गोल्स है उसमें सपोर्ट करो। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो क्रिटिकल है, हाँ, जो बहुत ज़रूरी हैं, दैट आर असेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप समझ नहीं आ रहा होगा ना, ईवीज की तरफ जाना चाह रहे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, लिथियम चाहिए रहेगा, तो आप डिपेंड कर रहे हो किसी और कंट्री पे, सप्लाई चेन रिस्क रहेगा, तो क्यों ना यहीं पर सारा काम हो जाए इंडिया में। सो दे क्रिटिकली चेंजेस over the time depending on the technological demand and supply dynamics. देखो, in important minerals could you have to go for mining, but you make sure that you don't rely on the other countries also. इनकी जो डिमांड है that changes over the time, it depends on आपको कितना चाहिए, how easily you can get it. Now, as far as India के कुछ steps are concerned, we have this list of 30 critical minerals जो कि 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कमेटी ने आइडेंटिफाई किए, जैसे लिथियम जो बैटरी मेटल्स में यूज़ हो, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जर्मेनियम, गैलियम, ये टेक्नोलॉजी मेटल्स हैं, कॉपर, ग्रेफाइट, टिन, टंगस्टन, टाइटेनियम, these minerals are used in electronics, in defense, in fertilizers, in energy, है कि नहीं। अच्छा, 2023 में ना एक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट भी सरकार लाई थी, दैट वाज अपडेटेड बेसिकली, समझ रहे हो बात। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर की फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी। नाउ एज फार एज दिस मिशन इज कंसर्न, ये क्या करेगा? अच्छा, ये लिस्ट है पूरी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाई, दैट विल रेगुलरली रिव्यू द मिनरल रिस्क, एडवाइस देंगे। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसका एम है एट इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर वाइटल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जो हमारा कमिटमेंट है कि हमें नेट जीरो एमिशन करना है बाय 2070 और अपने एमिशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, वी हैव टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030, तो उन सब के लिए दिस मिशन अलाइंस विद दीज गोल्स, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट दे डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस जो कि सिकल सेल डिसीज की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में वो डिवाइस हेल्प करेगा। ये सिकल सेल डिसीज क्या है? ऐसे क्रिसेंट शेप्ड आप देख रहे हो, बस फिर ये ना दिक्कत करते हैं। क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। हेमोग्लोबिन, इट इज मार्क्ड बाय फ्लॉड हेमोग्लोबिन। देखो, सिकल सेल डिसीज बेसिकली अगर होती है तो जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है टिश्यूज के अंदर उसके साथ इंटरफेयर करती है। नॉर्मली जो आरबीसी होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल एनफ कि वो ब्लड वेसल से आसानी से पास कर जाए। लेकिन जिनको सिकल सेल डिसीज होता है तो यहाँ पर यही आरबीसी डिस्टॉर्टेड होते हैं इनटू दिस सिकल क्रिसेंट शेप्ड, तो ये ना बेंड करेंगे ना इजीली मूव करेंगे, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेंगे, तो इट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ आरबीसीज, एक कांस्टेंट शॉर्टेज हो जाएगी, इट विल लीड टू अनीमिया ऑल्सो। क्यों होता है? इनहेरिटेड भी है and there can be a change gene variant in a gene, it can caused by
पीपल विथ सिकल सेल डिसीज आर बोर्न विथ 2 सिकल सेल जीन्स, एक पेरेंट से, एक मदर से, एक फादर से. अगर आपको, इफ यू आर बोर्न विथ दिस डिसीज यू विल हैव सिकल सेल ट्रेट, इट इज कॉल्ड. सो पीपल विद वन, मतलब अगर किसी में 1 सिकल सेल जीन है ना, तो इट इज कॉल्ड सिकल सेल ट्रेट. जिनको ये होता है दे आर जनरली हेल्दी बट दे कैन पास दिस डिफेक्टिव जीन ऑन टू देयर चिल्ड्रन फर्दर. शुरू में तो आपको टायर्डनेस फील होगा, जॉन्डिस एंड स्वॉलन हैंड्स, बाद में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शियस है. ट्रीटमेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं दे कैन हेल्प यू रिलीव द सिम्टम्स, राइट. जीन थेरेपी एक्सप्लोर करी जा रही है एक पोटेंशियल क्योर के लिए, क्योर की तरह, जहाँ पर यूके पहली कंट्री बना है टू अप्रूव दिस जीन थेरेपी ट्रीटमेंट सिकल सेल डिसीज के लिए. ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था. ये कह रहे हैं कि जो पूरा सिनेरियो हुआ, जो सीरियस एक्विजिशंस, एलिगेशंस दैट आर देयर अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, हाई कोर्ट जज, लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, स्पेशली मीडिया के अंदर. आर्टिकल ये कह रहा है कि जस्टिस मस्ट हैपन थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसेस, मीडिया ट्रायल्स के थ्रू नहीं, क्योंकि अनलाइक अ पब्लिक सर्वेंट जहां पर दे कैन ओपनली से, जुडिशरी नहीं कर सकती है, राइट. So justice must be there through proper legal course, not through the media headlines or public pressure. What we call it as proper due process should be followed. वो कह रहे हैं कि जब ऐसा केस होता है तो पहले institutional scrutiny is important rather than passing the case to an investigation team or to giving it to the executive that can be biased. तो वो कह रहे हैं कि पहले हम we will do it. देखो क्या है, this is a very big deal. If people will lose trust in an institution, it is a very big deal. सर्वे हुआ जहां पर ये बोला कि 30% लोग हैं सिर्फ जो फुली ट्रस्ट करते हैं जुडिशरी के अंदर, 48% डोंट ट्रस्ट इट एट ऑल. तो देखो, एक कमेटी बिठाओ, इंडिया हैज़ अ स्पेशल सिस्टम. अगर एक जज के लिए कंप्लेंट आती है, स्पेशली जो हाई कोर्ट के हैं, तो इन हाउस इंक्वायरी हो, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टार्ट्स द प्रोसेस. एक कमेटी बनती है जिसमें 2 चीफ जस्टिस होते हैं अलग अलग कोर्ट, हाई कोर्ट के और एक हाई कोर्ट के जज होते हैं. वो कंप्लेंट को देखते हैं एंड इट स्टेज कॉन्फिडेंशियल. वाई नॉट पुलिस हैंडल इट? सी, जजेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. इफ पुलिस जम्प्स इनटू इट वेरी अर्ली, इट कैन वीकन द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी. समझ रहे हैं आप बात को? सो कोर वैल्यू जो है ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ जस्टिस नीड्स टू बी मेंटेन. जस्ट accusing someone is not the case. You need to have proof. समझ रहे हो आप बात को? So that is what Supreme Court is saying. Judges in the media trial जो होता है ना, judges are expected to be quiet, dignified, even when they are accused. वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते पब्लिक के अंदर, लाइक सेलिब्रिटी, लाइक अ पब्लिक सर्वेंट, अ पॉलिटिशियन. जब एक मीडिया किसी को गिल्टी बोलना शुरू कर देती है बिफोर अ ट्रायल, इट इज अ ट्रायल बाय मीडिया, तो वहां पर रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. ये जो पब्लिक प्रेशर इंटरफेरेंस है, इट इंटरफेयर्स विद द लीगल प्रोसेस. सो जजेस फॉलो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, judicial ethics, how judges are expected to behave. They stay away from anything that they avoid controversies, they value, they protect the independence, they trust in the judiciary. देखो वो कह रहे हैं कि ना करप्शन और सस्पिशन के अंदर फर्क है. आर्टिकल ये कह रहा है कि just having the cash does not always mean कि someone is corrupt. We are a cash based economy. Many people still use cash. करप्शन को प्रूव करना है तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि वो पैसा जो कमाया वो इलीगली कमाया. समझ रहे हो बात को?
So if a judge is accused, overall they are saying it should be handled through proper legal procedures, not by public opinion or not by media noise. Right? So they are saying that the idea overall is someone is innocent until proven guilty is non-negotiable. It is a key part of the justice. Right? एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी का रेपुटेशन और उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी मस्ट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन्स. कानून डिसाइड करे कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, नॉट दीज लाउडेस्ट वॉइसेस. ठीक है, फेयर ट्रायल शुड बी देयर, नॉट द मीडिया ट्रायल्स. यू नीड टू कीप द डेमोक्रेसी strong. That was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.